नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509690653060897432864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हम इस वीडियो में करने वाले हैं यूपीपीसीएस 2023 के लिए एक फुल लेंथ टेस्ट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि बहादुर शाह फर्स्ट, और यहाँ पर 1702 लिखा हुआ है, इसको 1707 कर लीजिएगा। 1707 से 1712 के बीच में इनका कार्यकाल था और कहा गया है कि ये बहुत ही बूढ़े थे और ये अपनी प्रेस्टीज जो थे वो मेंटेन कैसे करते थे, लोगों को अपीस करते थे, उनको टाइटल्स देकर और रिवॉर्ड्स देकर, उनको उपाधियां और पुरस्कार का अनुदान देकर दूसरों को खुश किया करते थे। और इनका नाम था शाह ए बेखबर। तो दोनों यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेट मुगल्स कहे जाते हैं उसमें औरंगज़ेब लास्ट थे और इनका जो कार्यकाल था ये 1707 में ख़त्म हुआ था जब इनकी डेथ हो गई थी। उसी के बाद बहादुर शाह फर्स्ट जो है ये बने थे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद शाह की रेन में लिखा हुआ है इनमें से कौन था जो तुरानी फैक्शन के प्रिंसिपल लीडर्स थे। मोहम्मद शाह उस समय पर मुगल रूलर थे, तो कौन थे उसके प्रमुख नेता? आसफ जाह, निज़ामुल मुल्क, कामरुद्दीन और ज़कारिया खान। तो ये तीनों ही थे, ये चारों ही लोग थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है 1739 में इन्वेजन किया था नादिर शाह ने और ये मुगल एम्पायर के लिए काफ़ी बड़ा झटका साबित हुआ था और ये एक तरह से अंतिम झटका साबित हुआ था। रीज़न क्या दिया हुआ है? इस आक्रमण के पश्चात दुनिया के सामने क्या आ गया था? मुगल साम्राज्य की सैन्य कमजोरी आ गई थी और उसका पूर्ण पतन उजागर हो गया था। तो ये दोनों ही रीजंस बिल्कुल सही होंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं। ये बंगाल के रूलर्स दिए हुए हैं, इनको हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। मुर्शीद कुली खान, शुजाउद्दीन और अली वर्दी खान। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट सीक्वेंस? करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, मुर्शीद कुली खान के समय ही बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद इसी सीक्वेंस में ये रूलर्स भी रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है प्रोविंस ऑफ अवध वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट टू द रिवर ऑफ कारामनासा इन द ईस्ट। यानी कि अवध का जो सूबा था इसका पूरा जोग्राफिकल एक्सटेंशन दिया हुआ है। ये बताया गया है पश्चिम में कन्नौज जिले से लेकर पूर्व में ये करमनासा जो नदी थी उस तक विस्तारित था। और 1742 में ये इंडिपेंडेंट हो गया था। किसने किया था इसको इंडिपेंडेंट? सादत खान ने, जो इसके गवर्नर बने थे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये 1742 नहीं, 1722 में 1722 में इंडिपेंडेंट हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर के द्वारा अंग्रेज़ों ने रिकॉग्नाइज कर लिया था रंजीत सिंह को एज द सॉवरन रूलर ऑफ पंजाब। ठीक है, और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इनका जो एम्पायर था ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड था? सतलज रिवर से लेकर माउंटेन रेंजेस ऑफ लद्दाख, काराकोरम, हिंदू कुश और सुलेमान तक। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर हिंदी वाला थोड़ा गलत लिखा है तो आप इसको इंग्लिश में ही देख लीजिएगा। आगे क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है कि 1792 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने उनकी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया था और 1799 में इनका जो शासन था वो अंत हो गया था उसका, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। तो जो दूसरा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला गलत होगा क्योंकि ये 1792 नहीं 1782 है। तो ये कुछ ईयर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ध्यान रखना चाहिए।
ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ए नहीं बी करेक्ट होगा क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट केवल सही है। फिर क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पोर्टुगल किंग थे हेनरी, इन्होंने एनकरेज किया था मैरीटाइम नेविगेशन, ठीक है, समुद्री नौवहन को इन्होंने एनकरेज किया था। और पोर्टुगीज जो थे ये पहले थे जिन्होंने नेविगेट किया था अफ्रीका की पूरी कोस्ट लाइन को, जो पूरी कोस्ट लाइन थी उसको पूरा इन्होंने नाव से पार किया था। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, दोनों सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अब पूछा गया है कि डच का हेडक्वार्टर्स क्या थे इंडिया में। तो डच के क्या हेडक्वार्टर्स थे, नागापट्टनम, नागापट्टनम था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है विलियम कैरी ने स्टेब्लिश किया था सीरमपोर कॉलेज 1819 में, और ये पहला इंस्टीट्यूट था जिसने इम्पार्ट क्या की थी, वेस्टर्न स्टाइल में हायर एजुकेशन। ये कहाँ पर लेकिन की थी, एशिया में पहला इंस्टीट्यूट था, इंडिया में या साउथ ईस्ट एशिया में, तो कहाँ पर ये पहला था, ये एशिया का पहला था, ठीक है, पहला इंस्टीट्यूट था वेस्टर्न स्टाइल में हायर एजुकेशन इम्पार्ट करने वाला एशिया का, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कब हुई थी, अगस्त 1965 लिखा है, ये 1765 होना चाहिए, ठीक है, इसको 1765 कर लीजिएगा। शाह आलम वॉज टेकन अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन एंड इनको रहना कहाँ था, इनसे कहा गया था कि अभी इलाहाबाद में रहेंगे, और इन्होंने इसमें क्या हुआ था, ही इशूड फरमान, जिसने क्या ग्रांट कर दिया था, कंपनी को दीवानी फंक्शंस मिल गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, और इसके बदले में एक एनुअल पेमेंट इनको देनी थी एम्परर को। तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हमें बताना है कि वो कौन सा एक्ट था जिसके माध्यम से कंपनी ने अपने कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग किया था। तो वो कौन सा एक्ट था, वो एक्ट था, जल्दी से देखिए ऑप्शंस, क्या आंसर होगा, पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे दिया हुआ है कि वो कौन सा एक्ट था जिसके माध्यम से पहली बार कॉन्सेप्ट आया था लोकल रिप्रेजेंटेशन का इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो वो कौन सा एक्ट था, वो था चार्टर एक्ट 1853 का, 1853 का चार्टर एक्ट, बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हमें बताना है वो कौन सा सिस्टम था जिसको पहली बार मालाबार, कोयम्बटूर, मद्रास, मदुरई में इंट्रोड्यूस किया गया था सर थॉमस मुनरो के द्वारा। तो वो कौन सा सिस्टम था, रैयतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी या इजारेदारी। तो वो सिस्टम था हमारा रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। अगला देखते हैं, कॉर्नवालिस कोड से संबंधित दिया हुआ है, स्टेटमेंट्स देख लेते हैं पहले। कहा गया है इसने रेवेन्यू और जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सेपरेट किया, यूरोपियन जो सब्जेक्ट्स थे इनको भी इनके ज्यूरिसडिक्शन में ला दिया गया था, और उसके बाद कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ लॉ, यानी कि विधि की संप्रभुता का जो प्रिंसिपल है वो इसके अंतर्गत लाया गया था। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तीनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। फिर इस प्रश्न में आते हैं, क्या लिखा हुआ है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है इनको भारत भेजा गया था रशिया के थ्रेट को काउंटर करने के लिए, और नेपोलियन जो है ये इजिप्ट पहुंच चुके थे और ये प्लान कर रहे थे इंडिया में इन्वेट करने का रेड सी के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, अगर आप नेपोलियन से समझ गए हैं तो नेपोलियन फ्रांस के थे, तो अगर इनको भेजा गया था इनके समय पर लॉर्ड वेलेस्ली को, तो ये फ्रांस का थ्रेट था ना कि रशिया का, ठीक है। तो हमारा करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन अब हमको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखिए जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं वो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं ट्रीटीज़ और वॉर्स। तो यहाँ पर वॉर्स का क्वेश्चन है, तो एंग्लो मैसूर वॉर्स 1766 से 99 के बीच में हुए, एंग्लो मराठा वॉर्स 75 से 1818, और सिंध का एनेक्सेशन 1843 में हुआ, और एंग्लो सिख वॉर्स जो हैं वो 1845 से 1849 के बीच हुए। यहाँ पर हमारे सारे सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्या दिया हुआ है, हमको बताना है कि तत्वबोधिनी सभा जो है ये
किसके द्वारा स्थापित की गई थी, और हमें क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि ये 1839 में स्थापित हुई थी और राजा राम मोहन रॉय के जो आइडियाज़ थे उनको प्रोपोगेट करने के लिए स्थापित की गई थी। तो किसके द्वारा स्थापित की गई थी ये स्थापित की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे स्वामी दयानंद से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में लिखा है इन्होंने आर्य समाज को स्थापित किया था 7 अप्रैल 1875 को। उसके बाद लिखा है ये एक सन्यासी थे और इन्होंने वेदास को प्रमोट किया। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था ना, वेदास की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो, तो इसका मतलब इन्होंने वेदों को प्रमोट किया, ये भी आप सही है। फिर उसके बाद इन्होंने ब्रह्मचर्य पर एम्फेसिस दिया। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन कहा गया है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन जो था इसको फाउंड किया था, इसको स्टैब्लिश किया था 1897 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, बेलूर में, कोलकाता के पास। तो कौन सा यहाँ पर सही है, दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग महादेव गोविंद रानाडे। तो पहले में लिखा हुआ है कि एक इंडियन स्कॉलर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और ऑथर थे। ये फाउंडिंग मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये मेंबर थे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के और ये जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। तो ये सारी जो बातें हैं, सारी बातें सही हैं रानाडे के संबंध में। याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, बाल मंगेश वागले, यमन आबाजी मोदक और रानाडे। देखिए प्रार्थना समाज में आप 1 और 4 तो समझ गए होंगे, आंसर होगा हमारा, ठीक है। लेकिन बीच के नाम शायद आपने ना सुने हों, तो आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि जो आपने नहीं सुना है तो वो दोनों नाम इंक्लूडेड होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, ये बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में स्टेटमेंट्स है। कहा गया है इनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहा जाता है। उसके बाद लिखा है कि इन्होंने हिंदी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर लिखा था दर्पण। तो एक स्टेटमेंट जो सही है वो है पहला, दूसरा गलत है क्योंकि ये मराठी लैंग्वेज में ही लिखते थे और इन्होंने मराठी जर्नलिज्म का इनको पिता कहा जाता है। तो ये जो दर्पण न्यूज़पेपर था ये भी इनका मराठी लैंग्वेज का ही न्यूज़पेपर था। यहाँ ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अहमदिया मूवमेंट से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है ये कब फाउंड हुई, 1889 में इसको मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इसको फाउंड किया, स्थापित किया, और इस मूवमेंट के द्वारा वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन को अब प्रसार किया गया इंडियन मुस्लिम्स में। तो ये दोनों भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्या लिखा हुआ है कि करम शाह जो थे ये फाउंडर किसके थे, पागलपंथी जो एक सेक्ट था, सेमी रिलीजियस सेक्ट था इसके, और हैविंग इन्फ्लुएंस इन द नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। इसका मतलब इसका पागलपंथी जो सेक्ट था इसका इन्फ्लुएंस कहाँ था, नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल में। करम शाह के बेटे थे टीपू, और इन्होंने जो टेनेंट्स का ऑपरेशन हो रहा था ज़मींदार्स के द्वारा उस कॉज को आगे बढ़ाया और उनके लिए लड़ाई करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों चीज़ें सही हैं, दोनों स्टेटमेंट्स, सी करेक्ट होगा। अगला गडकरी रिवोल्ट से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला कहा गया है ये कोल्हापुर रीजन में हुआ था, महाराष्ट्र स्टेट की, और इसको लीड किसने किया था, गडकरीज ने, और ये हुआ कब था, 1844 में। तो फिर से यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही होंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फिर देखते हैं, कहा गया है वो कौन सा रिवोल्ट था जिसमें 2 भाई सिंधु और कान्हू की लीडरशिप थी। तो वो कौन सा रिवोल्ट था, खासी, संथाल, खोंड या मुंडा रिवोल्ट, कौन सा था वो था हमारा संथाल रिवोल्ट। अब आप जल्दी से कमेंट कर बताइए कि संथाल रिवोल्ट कौन से ईयर में हुआ है। इसके बारे में कई बार पूछा गया है, तो ईयर ज़रूर बताइए कमेंट कर। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वो कौन से वेस्टर्न स्कॉलर्स थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया था एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट को और लोगों के सामने जो ग्लोरियस कल्चरल हेरिटेज था इंडिया का उसको रखा था। तो वो कौन थे, मैक्स म्यूलर, सर विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये तीनों ही लोग थे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद कहा गया है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी
ये कब स्थापित हुई थी? 1843 में। और ये स्टैब्लिश किसके एफर्ट से की गई थी? जॉर्ज थॉमसन के। तो यहाँ पर भी दोनों सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए, अगर आपके सामने सारे बोथ करेक्ट आ रहे हैं तो आपका मोटो इस समय पर है पॉइंट्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सके वो, ठीक है। तो ये मत परेशान होइएगा कि सारे करेक्ट हैं। तो आपके सामने ये पेपर नहीं आने वाला है, लेकिन इससे संबंधित डेफिनेटली क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पॉइंट्स को लर्न करते हुए चलेगा और अपने आप को टेस्ट करिए आपको कितना आता है कि नहीं आता है। इन केस नहीं आता है तो वो चीज़ें आप साथ में ही लर्न कर लीजिए। फिर हम देखते हैं पूना एसोसिएशन, ये कब स्थापित हुआ था, किस वर्ष में? वर्ष कई बार पूछे जाते हैं। तो पूना एसोसिएशन कब स्थापित हुआ था? 1867 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं डेप्यूटेशन ऑफ मुस्लिम्स, जिसको लीड किया था सर आगा खान ने। इन्होंने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो कब किया था इन्होंने ये डिमांड? तो ये डिमांड की गई थी इनके द्वारा अक्टूबर 1906 में, ठीक है। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रोपोगेट किया था नेशनलिस्ट आइडियाज़ इन हिज न्यूज़पेपर। तो अब हमको बताना है उनका न्यूज़पेपर कौन सा है। कौन सा न्यूज़पेपर है? अल हिलाल, कॉमरेड, कॉमनवेल्थ या संध्या? तो इनका जो न्यूज़पेपर है वो है ए, अल हिलाल, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कौन है जो भारतीय कला पर एक प्रमुख इन्होंने छाप छोड़ी थी। और 1907 में जो स्थापित हुआ था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसके द्वारा इनको छात्रवृत्ति के ये पहले प्राप्त करता थे, यानी कि पहले रिसिपिएंट थे उस स्कॉलरशिप के जो इसके द्वारा दी गई थी। तो वो कौन थे? नंदलाल बोस, अवनींद्र नाथ टैगोर या फिर दोनों लोग? तो कौन थे? वो थे नंदलाल बोस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला दिया हुआ है अनुशीलन समिति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो प्रोमाथा मित्तर, देखिए ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है हिंदी वाला। दूसरे हैं जतीन्द्र नाथ बैनर्जी और तीसरे हैं बारेंद्र कुमार घोष। तो डी करेक्ट होगा यहाँ पर, तीनों ही के द्वारा स्थापित की गई थी। उसके बाद इंडियन होम रूल लीग, ये ऑर्गेनाइज की गई थी किस देश की होम रूल लीग के तर्ज पर? तो वो है हमारा आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर, ठीक है। अगला क्या है, इसमें दिया हुआ है कि कौन सी स्क्रिप्ट एंशियंट इंडिया की है जो लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट, ठीक है। हम जो लिखते हैं वो इधर से इधर लिखते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन एक स्क्रिप्ट है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। वो कौन सी स्क्रिप्ट है? जल्दी से सारे ऑप्शंस देख लीजिए। जो करेक्ट आंसर है वो है खरोष्ठी, राइट। फिर देखते हैं अगला, कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति जो है ये इंस्क्रिप्शन है 4वीं सेंचुरी एडी का, और किसके समय पर लिखा गया था? समुद्रगुप्त के समय पर। और जो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर लिखा गया था। तो यहाँ पर दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आप ये कमेंट कर बताइएगा कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त के दरबारी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो उनका नाम क्या था? प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसका आंसर अगर आपको पता है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स हैं जो समय समय पर भारत आए, इनको हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। पहले है फाहिन, फिर ह्यूएनसांग और उसके बाद इत्सिंग। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट ऑर्डर में लिखे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फाहिन जो है ये चंद्रगुप्त 2 के रूल में आए थे लगभग 405 एडी के लगभग, और ह्यूएनसांग जो थे ये हर्षा के रूल में आए थे 630 एडी के लगभग, और इत्सिंग जो है ये आए थे 670 एडी के लगभग, ठीक है। अगला देखते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स फेमस हैं वो हमें बताना है कौन सी सही मैच्ड है। लोथल लिखा है एक प्लो फील्ड के लिए, और कालीबंगन डॉकयार्ड, और उसके बाद लिखा है सी दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों इंटरचेंज्ड हैं। लोथल जो है ये बंदरगाह के लिए फेमस है, और जो हमारा कालीबंगन है ये जुते हुए खेत के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, कहा गया है जो फेमस डायलॉग है नचिकेत और यम का, ये किस में मेंशन्ड है? तो ये मेंशन्ड है कठोपनिषद में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं,
लिखा हुआ है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को स्थापित किया गया था 29 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में। दूसरे में लिखा हुआ है राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, डियागो गार्सिया एक आइलैंड है। ये आइलैंड कहाँ पर है, किस महासागर में, ये बताना है आपको। तो ये जो है ये लोकेटेड है हिंद महासागर में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद ये जो कुरील द्वीप है यानी कि कुरील आइलैंड्स, ये कहाँ पर है, तो ये जापानीज आइलैंड जो होन्शु है वहाँ से लेकर रशिया के कामचटका तक है। जापानीज आइलैंड होकाइडो से लेकर रशिया के कामचटका पेनिनसुलर तक है। जापानीज आइलैंड शिकोकू से लेकर रशिया के कामचटका पेनिनसुलर तक है। या जापानीज आइलैंड क्यूशू से रशिया के कामचटका पेनिनसुलर तक है। तो देखिए ये तो आपको पता चल गया कि ये एक जो एंड हो रहे हैं वो रशिया के कामचटका पेनिनसुलर में हो रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रेच इनका कहाँ से कहाँ तक है ये नहीं पता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, होकाइडो आइलैंड से कामचटका पेनिनसुलर तक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। देखिए जापानीज आइलैंड से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नॉर्थ से साउथ भी इनको पूछा जा चुका है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है ये भी पूछा जा चुका है। तो सबसे टॉप पर होकाइडो है, क्योंकि आपको पता चल गया है ऊपर ही है हमारे रशिया जापान के, तो इनके बीच में जो स्ट्रेच है वो क्यूरल आइलैंड्स का है। उसके बाद जो सबसे लार्जेस्ट हैं वो इस तरह से हैं, होन्शु आइलैंड्स हैं वो, यहाँ पर शिकोकू है, फिर ऐसे क्यूशू है, और नीचे जाकर आप देखेंगे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इन ये ओकिनावा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जापानीज आइलैंड्स को। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या लिखा है देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो कुरील्स हैं ये कौन है, ये मूल रूप से एनु लोगों द्वारा बसाया गया था। जो कुरिल आइलैंड है बेसिकली ये पूछा गया है कि एनु जनजाति के द्वारा बसाया गया था, और जो एनु जनजाति है ये कहाँ की मूल निवासी है, जापान की। तो यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे मियांडर्स के बारे में दिया हुआ है, जो विसर्प कहा जाता है इसको हिंदी में। इसका निर्माण होता है क्योंकि बहुत मंद ढाल जो होती हैं इन पर जब जल बहाव की प्रवृत्ति अधिक होती है इसलिए होता है, और जल पर कोरियोलिस बल कार्य करता है जिसके कारण जल जो है वे विक्षेपित हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी सही होगा, दोनों सही हैं बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अनुसार मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज जो हैं, सिविल सर्विसेज और पर्सन होल्डिंग मिलिट्री पोस्ट और सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर, ये जो है ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये बात किस आर्टिकल के तहत कही गई है, तो ये बात कही गई है आर्टिकल 310 के तहत। ठीक है। इस प्रश्न में आ गए हैं हम 47। इसमें क्या कहा गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के संबंध में हमें सही स्टेटमेंट बताना है। कहा गया है इनको रिमूव नहीं किया जा सकता है अपने ऑफिस से एक्सेप्ट ऑन द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब उन्हीं ग्राउंड्स पे इनको रिमूव किया जाता है जिन ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। दूसरे में क्या कहा जा गया है कि ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, यहाँ पर पहला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत होगा, क्योंकि ये जो है ये अपना ऑफिस प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के हिसाब से होल्ड नहीं करते हैं, इनका फिक्स्ड टेन्योर होता है, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जो सेक 2011 है ये फर्स्ट पेपरलेस सेंसस है इंडिया का, और इसका डेटा यूज किस में किया जाता है, टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरीज ऑफ मनरेगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और इसके जो पैरामीटर्स हैं ये किसके द्वारा ले डाउन किए गए थे, एसआर हाशिम कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये SECC सेक है क्या, ये है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। ठीक है, अगला देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, ए ऑप्शन। देन आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग जो है ये यूज़ करती है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, जिससे ये बॉडी के इनसाइड व्यू करती है। और उसके बाद दूसरे में लिखा है ये अल्ट्रासाउंड इमेज जो है ये प्रोड्यूस की जाती है बेस्ड ऑन द
रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स। जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं ये छवि शरीर संरचनाओं से दूर तरंगों के परावर्तन के आधार पर निर्मित होती है। तो यहाँ पर दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे क्या दिया हुआ है, पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट पीपीपी अग्रीमेंट प्राइवेट एंटिटीज के साथ कर सकती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्राइवेट एंटिटीज के साथ नहीं कर सकती है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है बहुत, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है, पहले में कहा गया है कि जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट है ये ज्वाइन करता है रेड सी और गल्फ ऑफ आडेन को, और ये लोकेटेड है येमेन और सोमालिया के बीच में। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा गलत है क्योंकि ये कहाँ पर लोकेटेड है, यमन और जिबूती के बीच में लोकेटेड है, ना कि सोमालिया। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब आपके सामने आते हैं तो आप एक बार मैप देख लीजिए। तो अगर आप मैप देखकर इनको करने का प्रयास करेंगे, इसको एक बार देखेंगे, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा और इसको भूलेंगे नहीं। तो ज़रूर इसके बाद मैप देख लीजिएगा पॉज कर और फिर लौट कर आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फॉर्मोसा स्ट्रेट जो है ये कहा गया है कि ये कहाँ लोकेटेड है, ईस्टर्न मेनलैंड एशिया और आइलैंड ऑफ ताइवान के बीच में, और लोम्बोक स्ट्रेट जो है ये कनेक्ट करती है जावा सी और इंडियन ओशियन को। तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपको इनकी लोकेशन पता है वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर से एक बार मैप को रेफर कीजिएगा। देन ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी जो टर्म है ये किस लिए यूज होता है? क्या लिखा हुआ है? ये एक्सप्रेस किया जाता है जीडीपी को प्रदर्शित करने के लिए आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एनवायरमेंटल डैमेज, या फिर बिफोर एडजस्टिंग फॉर एनवायरमेंटल डैमेज, या फिर आफ्टर एडजस्टिंग फॉर ट्रीज डैमेज। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एनवायरमेंटल डैमेज। अगला क्या दिया हुआ है? कहा गया है ट्रैफिक ये स्टैब्लिश हुआ था 1976 में बाय IUCN और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर टू रिस्पॉन्ड टू द ग्रोइंग थ्रेट्स, जो किसके समक्ष पोस्ट किए जाते हैं, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो थ्रेट है, इसके लिए ट्रैफिक को स्टैब्लिश किया गया था 1976 में। इट इज़ नॉट अ ब्यूरो अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि ये इसके अंतर्गत कोई ब्यूरो नहीं है, इसके अंतर्गत आने वाली सदस्य संस्था नहीं है। और उसके बाद लिखा है कि ये इसमें इंडिया मेंबर भी नहीं है। तो कौन सा करेक्ट होगा? पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा गलत होगा क्योंकि इसका इंडिया मेंबर है, और इसका इंडिया मेंबर कब बन गया था? 1991 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 371 जो है ये स्पेसिफाई करता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू असम, और जो जी है वो मिजोरम से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस बताता है। दोनों सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। कहा गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत, और इसके चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर भी दोनों सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे इस प्रश्न में क्या कहा गया है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग ये जनवरी 2015 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? वो बॉडी होती है जिसको आप किसी एक्ट के माध्यम से स्थापित करते हैं। तो क्या इसके लिए कोई एक्ट आया था? नहीं, इसके लिए कोई एक्ट नहीं आया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, और ये कैबिनेट रेजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई संस्था है। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले में लिखा है कि एडिशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर लीड्स टू मोर ट्रैपिंग ऑफ सोलर रेडिएशन। वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन ज़्यादा ट्रैप होने लगती है, और ये वापस रेडिएशन नहीं जा पाती है एटमॉस्फेयर में। बिल्कुल सही बात है। दूसरे में लिखा है वाटर वेपर इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है रिलेटिंग टू 8th शेड्यूल, ये
कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है, कौन से आर्टिकल्स में डिफाइंड है ये? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 344(1) और 351। 344 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 351, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं 8th स्केड्यूल से रिलेटेड। उसके बाद स्केड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है 8th स्केड्यूल में? लिखा हुआ है इनिशियली जो है ये 14 लैंग्वेजेस थी कॉन्स्टिट्यूशन में 8th स्केड्यूल में, और सिंधी लैंग्वेज को 1977 में ऐड किया गया। फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया, और 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? जो सी है वो सही होगा, 1, 3 और 4। सेकंड गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सिंधी लैंग्वेज है इसको ऐड किया गया था 1967 में। ठीक है, अगला देखते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वाइस प्रेसिडेंट। ये डिफरेंट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से। कैसे डिफरेंट होता है ये बताना है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों इसमें होते हैं, इसलिए डिफरेंट है। और इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो क्या है इन दोनों के बीच डिफरेंस का कारण? दोनों ही डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर्स होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, केवल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत कहा गया है, देखिए इसमें क्या कहा गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसके अंतर्गत अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और वो ज्वाइन कर लेता है पॉलिटिकल पार्टी, विद इन कितना टाइम पीरियड कि वो इनवाइट ना करे डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, तो वो कितने पीरियड के अंदर उसको ज्वाइन करना चाहिए? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विद इन 6 मंथ्स। तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। आगे देखते हैं, इसमें पहला स्टेटमेंट है कि नेचुरल गैस जो है ये क्लीनेस्ट फ्यूल है सभी अवेलेबल फॉसिल फ्यूल्स में। दूसरा है कि ये फीड स्टॉक के रूप में यूज़ होता है किसके मैन्युफैक्चर में? फर्टिलाइजर्स के, प्लास्टिक्स के और जो भी अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये घरों में कुकिंग में भी यूज़ होता है और एक ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के रूप में भी यूज़ होता है। तीनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है आइस जो है ये लाइट कलर की होती है और ये रिफ्लेक्टिव होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, सनलाइट का लार्ज प्रोपोर्शन जो है ये वापस चला जाता है पृथ्वी की सतह से, वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है स्पेस में, जिसकी वजह से जो वार्मिंग है वो लिमिटेड रहती है। लेकिन जैसे जैसे आइस पिघल रही है वैसे क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस से वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि आइस नहीं होगी तो रिफ्लेक्ट कौन करेगा? तो दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि ग्राम सभा का निर्माण हो। दूसरे में कहा गया है ग्राम सभा एक बॉडी होती है जो कंसिस्ट करती है उन लोगों का जो रजिस्टर्ड है इलेक्टोरल रोल्स में विद इन अ विलेज। तो कौन सा यहाँ पर हमारा सही होगा स्टेटमेंट? दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, हमें बताना है वो कौन सा अनुच्छेद है जो डील करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी और एसटीज इन एवरी पंचायत। तो पंचायत में एससी एसटी की सीट के रिजर्वेशन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से ऑप्शंस देखकर बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 243D। आगे लिखा हुआ है अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट है ये इसके अंतर्गत कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं आता, जबकि भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। फिर कहा गया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है इसका जो जुरिस्डिक्शन है और पावर्स हैं ये बढ़ाई जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा, जबकि अमेरिकन जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट इसका जुरिस्डिक्शन लिमिटेड है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही उसको दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, पहले में लिखा है कि इंडिया में जो जजेस हैं रिटायर होते हैं आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन एज, और यूएस में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ये कभी रिटायर नहीं होते। तो यहाँ पर भी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। याद रखिएगा। अब मुझे ये बताइएगा इंडिया में जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात हो रही है, क्या
रिटायरिंग एज है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिटायरिंग एज है क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर है, डिफरेंट है, क्या है, ये भी कमेंट कर बताइएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 जो है ये एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कौन से प्रिविलेजेस को, तो वो कौन से प्रिविलेज को मेंशन करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट और राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, जो संसदीय कार्यवाही है इनके प्रकाशन का भी अधिकार देता है, मतलब तो दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। पहले में क्या लिखा है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो 1971 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी और ये फोर्स में 1972 में आई। तो क्या सही होगा इसमें हमारा? तो इसमें जो सही है वो ऑप्शन ए होगा। दूसरा गलत है क्योंकि ये फोर्स में 1975 में आई है। कब आई है? 1975 में। फिर देखते हैं, इसमें लिखा है कि आइसोबार्स वो लाइंस हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं प्लेसेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आइसोबार्स कौन सी लाइंस हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं इक्वल डेप्थ अंडर वाटर। तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तभी इनको ऐड किया गया है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए पहली स्टेटमेंट कह रही है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो लोकसभा की सीट्स हैं इनको फ्रीज कर दिया गया था और कहा गया था कि 2000 तक 1971 के लेवल पर ही सारी सीट्स का आवंटन रहेगा। और उसके बाद 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा कहा गया था कि ये जो एडजस्टमेंट है ये 25 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, कहा गया है 87th अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में हुआ था, इसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था कि डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है ये किस बेसिस पर होगा? 2001 के सेंसस पे होगा, ना कि 1991 के सेंसस पे होगा। उसके बाद कहा गया है इसको किया जाना था विदाउट ऑल्टरिंग द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच स्टेट इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में जो सीट्स आवंटित थे उसको चेंज किए बिना ये किया जाना था। तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको रीनेम किया गया था 2001 में जब उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने इसको 2017 में ज्वाइन किया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा यहाँ पर? हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद कहा गया है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ये किस पर डिपेंड करता है? प्रकीर्णन की जो मात्रा है किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पर लाइट की, या फिर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स पर? किस पर निर्भर करती है? दोनों पर ही करती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट किस तरह की होती हैं? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, पता हो शायद आपको, नहीं पता है तो देख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? नगर पंचायत होती है, किस लिए नगर पंचायत किसके लिए यूज होता है? जो ट्रांजिशन एरिया होता है रूरल से अर्बन एरिया के बीच में। म्यूनिसिपल काउंसिल किसके लिए होती है? जो स्मॉलर अर्बन एरियाज होते हैं। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किस में होती है? जो लार्जर अर्बन एरियाज होते हैं। तो ये तीनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, अब हमें बताना है वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेट की ये चूज कर सकती है 2 मेंबर्स को काउंसिल के रिस्पेक्टिवली एज चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। तो ऐसा कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 182, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, अगला दिया हुआ है, फिर से हमसे आर्टिकल पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन सा है जो वेकेशन और रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम ऑफिसेज ऑफ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बताता है। तो ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आर्टिकल 183, 183, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन इसमें कहा गया है पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये विंध्यन हिल्स में लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि शुष्क पर्णवर्ती पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके इसमें क्या कहा गया है कि बेतला
नेशनल पार्क जो है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में है, और दूसरे में कहा गया है नॉर्थ कोयल रिवर, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये फ्लो करती हैं नदर्न पोर्शन ऑफ द पार्क से। तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पीच टाइगर रिजर्व ये कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये दोनों ही उसमें लोकेटेड है, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। इनकी एब्सेंस में कौन ओथ दिलाते हैं? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो अवेलेबल होंगे। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। पहला रॉन्ग है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, और अगर ये अवेलेबल नहीं होते हैं तो सीनियर मोस्ट जज दिलाते हैं, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 233 जो है ये क्या कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज अपॉइंट होगा, इनके बारे में लिखा हुआ है दैट अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो वो किसी सर्विस में नहीं होना चाहिए सरकारी। इनको 7 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए, और इनको रिकमेंड किसको करना है? हाई कोर्ट को करना है फॉर हिज अपॉइंटमेंट। इनके अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन हाई कोर्ट से आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं। आर्टिकल 233 के बारे में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंस्टीट्यूशंस हैं ये इंडिया में 1921 में ओरिजिनेट हुए थे। तो ये कौन से एक्ट के प्रोविजंस के तहत ओरिजिनेट हुए थे? तो वो कौन सा एक्ट था? वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में कहा गया है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहाँ पर हैवी रेनफॉल एरियाज होते हैं। और ये हैवी रेनफॉल क्यों होती है? ड्यू टू द अकरेंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून सीजन या नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन, या फिर दोनों ही। तो दोनों ही होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। फिर देखते हैं 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1991 का है। इसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसको फिक्स कर दिया था। वो कितने % पे कर दिया था? क्या आंसर होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, 10%। ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन अगर हो रहा है इकोनॉमी में तो मुद्रास्फीति यानी कि इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी होगा, डिवैल्यूएशन होगा, या रुपी स्ट्रेंथन होगा? क्या होगा? इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आप इसके बारे में सुन भी रहे होंगे। तो इससे क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है। उसके बाद लिखा हुआ है राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स जो है यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? ये कंफर्ट देगा टू द गवर्नमेंट और आरबीआई को इन मैनेजिंग इंडिया एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइनेंशियल क्राइसिस। दूसरा है ये हेल्प करेगा रुपी की टू स्ट्रेंथन अगेंस्ट द डॉलर। तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर दिया हुआ है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इंडिया में, इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम स्टैब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत, और ये ऑपरेट होता है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम है बेसिकली, इससे लोगों तक खाने की चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, दाल चावल जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे स्टेटमेंट सही होंगे वो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर आगे बढ़ते हैं। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी के लिए, बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष की जो है ये कब इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन सा एक्ट है वो? तो ये एक्ट है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है। उसके बाद कहा गया है घड़ियाल जो है ये एक अच्छे इंडिकेटर होते हैं क्लीन रिवर वाटर के। उसके बाद घड़ियाल जो है ये प्रेफर करते हैं क्लीन फ्रेश वाटर में ही रहना। तो कौन सा करेक्ट होगा? दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। अगला दिया हुआ है दानाकिल डिप्रेशन, ये किस कंट्री में है? और ये हमको बताना है ये वर्ल्ड की हॉटेस्ट प्लेस जो है कहाँ पर लोकेटेड है। दानाकिल डिप्रेशन इन विच कंट्री इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट प्लेसेस, नॉट द हॉटेस्ट प्लेस, लेकिन दुनिया की जो सबसे गर्म जगह है उनमें से एक है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शंस देख लीजिए जल्दी से। ये लोकेटेड है हमारी इथियोपिया में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है।
फिर हम आगे बढ़ते हैं, 94th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क के संबंध में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कहा गया है ये नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है मेघालय का, और ये जो पार्क है इसकी बाउंड्री कौन क्या करता है, ब्रह्मपुत्र रिवर और लोहित रिवर से इसकी बाउंड्री है नॉर्थ में, और डिब्रू रिवर से इसकी बाउंड्री है साउथ में। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है, ना कि मेघालय में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नीलगिरी रिजर्व से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें बताना है इनमें से कौन से सेंचुरी और नेशनल पार्क है, प्रोटेक्टेड एरियाज जो नीलगिरी रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। तो कौन से आते हैं, ये चारों ही आते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, हमको सही स्टेटमेंट बतानी है। कहा गया है ग्रेनाइट जो है ये एक इग्नियस रॉक है, और ये फॉर्म क्या करता है, फॉर्म कब होता है, जब मैग्मा जो है वो कूल हो जाता है रिलेटिवली। ठीक है, उसके बाद कहा गया जब ग्रेनाइट है इसको इंटेंस हीट और प्रेशर में रखा जाता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक नीस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राइट, देखिए इसमें क्या कहा गया है, इफ अ सेल इज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर तो लाइसोसोम्स जो है इट कैन हेल्प इट टू सेल्फ डिस्ट्रक्टेड इन अ प्रोसेस कॉल्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बिल्कुल सही बात है ये कि अगर कोई भी सेल डैमेज हो गया है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता तो लाइसोसोम्स जो है उसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और लाइसोसोम्स जो है इनको सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल भी कहा जाता है। दोनों यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन आगे देखते हैं, कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये रॉड शेप्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, और ये कंसिडर किए जाते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि इनको ऊर्जा गृह माना जाता है। और ये क्या कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को इनटू एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी में ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा फिर से। देन कहा गया है गंगावरम पोर्ट के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहले में लिखा है कि ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में और ये इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है, और ये इनॉग्रेट हुआ है जुलाई 2019 में। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है क्योंकि ये 2009 में, जुलाई 2009 में इनॉग्रेट हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्या लिखा है, लिखा है कि पंचायती राज सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड रिपन के रेजोल्यूशन के द्वारा 1882 में, और जो रॉयल कमीशन था 1908 का, इसने सजेस्ट किया था कि जो लोकल बॉडीज़ हैं इनको जुडिशियल ज्यूरिसडिक्शन भी दिया जाना चाहिए, यानी कि न्यायिक क्षेत्राधिकार भी दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, गांधी जी के जो जर्नल्स हैं उनमें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। नाम दिए हुए हैं इंडियन ओपिनियन और नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक। सारे ही आएंगे इसके अंतर्गत, डी करेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि 3 तरह के बायोफ्यूल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स। जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं इनको कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स भी कहा जाता है, और ये फूड सोर्सेज से बने होते हैं जैसे कि शुगर, स्टार्च और वेजिटेबल ऑयल। तो यहाँ पर भी हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं ये स्पेशली इंजीनियर्ड क्रॉप्स जैसे कि एल्गी वगैरह से एनर्जी सोर्स होते हैं इनके एल्गीज। ठीक है, उसके बाद लिखा है दीज एल्गीज आर ग्रोन एंड हार्वेस्टेड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल विद इन देम। तो इन्हीं एल्गीज को से हार्वेस्ट किया जाता है इनको, और उनको उगाया जाता है और ऑयल इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। राइट, फिर क्या दिया हुआ है, जापी। जापी जो है ये एक ट्रेडिशनल सिंबल है, कौन से फोक कल्चर का ये बताना है। ये एक राज्य की लोक संस्कृति की एक पारंपरिक प्रतीक है। तो कौन से उसका है, देखिए ऑप्शंस जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका। ये बेसिकली एक कॉनिकल हैट होती है और ये असम की फेमस है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, फिर देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या लिखे हुए हैं। पहले में लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ ओडिशा कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइड होती है, 4 नेचुरल डिविजन्स। एक नदर्न प्लेट्यू, दूसरा क्या हो जाएगा
दूसरा हो जाएगा ईस्टर्न घाट्स, फिर सेंट्रल रिवर बेसिन और कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द नर्दर्न प्लेट्यू जो है ये एक्सटेंशन किसका है, ऑफ द फॉरेस्ट कवर्ड एंड मिनरल रिच छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये बिल्कुल सही है दोनों बातें, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है चिल्का लेक जो है ये ओडिशा में है, और दूसरे में कहा गया है कि ये लार्जेस्ट है लगून लेक इंडिया का। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। माउंटेन पीक्स हमें बतानी है कौन सी है उड़ीसा की, महेंद्रगिरी, मलयगिरी और मेघासिनी। इनमें से कौन सी है, ये तीनों ही है, डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, ये एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है जिसके अंतर्गत विभिन्न जो लोग हैं वो एक साथ आए हैं टू प्रिवेंट मरीन लिटर और माइक्रोप्लास्टिक्स। उसके बाद कहा गया है ये एक वॉलेंटरी ओपन एंडेड पार्टनरशिप है जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल एजेंसीज, गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, एकेडमिया, लोकल अथॉरिटीज़, एनजीओज और इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों बिल्कुल सही है, सी करेक्ट होगा। फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, द मोशन इन द ओशियन is caused by a combination of thermohaline currents in the deep ocean and wind driven currents on the surface। इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। लिखा है समुद्र में गति जो है ये गहरे समुद्र में थर्मोहेलाइन धाराओं और सतह पर मौजूद वायु से चलने वाली धाराओं के संयोजन के कारण होती है, और ठंडा लवणीय जल घना होता है और समुद्र के तल में डूब जाता है, जबकि जो गर्म जल है ये कम घना होता है और सतह पर मौजूद रहता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों बिल्कुल सही होंगे, सी करेक्ट है। फिर क्या दिया हुआ है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, ये इंडेक्स है जो हेल्प करता है किसको समझने में, ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी। कौन कौन से ग्रोथ सेक्टर्स हैं वो जिनकी ग्रोथ को समझने में हेल्प करता है, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर तीनों सही दिए हुए हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, जीवन प्रमाण से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ये क्या है, ये पेंशनर्स के लिए बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल सर्विस है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और किसी भी अन्य सरकार के पेंशनर्स को प्रोवाइड की जाएगी, और ये स्कीम लॉन्च की गई थी 10 नवंबर 2019 को। तो यहाँ पर पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये लॉन्च की गई है स्कीम 2014 में। कब लॉन्च की गई है, 2014 में। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है कैक्टस जो है ये यूज़ करता है 10% लेस वाटर दैन ट्रेडिशनल क्रॉप्स एंड येट प्रोड्यूस अ हाई नंबर ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद लिखा है इसके जो फ्रूट्स होते हैं दीज आर यूज टू मेक जैम्स और जेलीज, क्योंकि इसमें हाई शुगर कंटेंट होता है, और रेस्ट ऑफ द क्रॉप इज यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड एनिमल फॉरेज। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला जो है ये गलत है, दूसरा बिल्कुल सही होगा क्योंकि कैक्टस यूज़ करता है 80% लेस वाटर दैन ट्रेडिशनल क्रॉप्स। कितना परसेंट, 80% लेस वाटर। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। फिर क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा है दुनिया के सबसे बड़े जो रेडियो खगोल विज्ञान वेधशाला है, यानी कि लार्जेस्ट रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी स्क्वायर किलोमीटर अरे, ये 3 डेकेड्स के बाद इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ है। कहाँ पर, इसका निर्माण 3 डेकेड्स के विकास के बाद शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है, ये ऑप्शन है आपके सामने, करेक्ट आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया। फिर क्या दिया हुआ है, ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या रहा, क्या रहा, ऑप्शंस देख लीजिए जल्दी से और बताइए क्या होगा इसका आंसर। वो है गॉबलिन मोड, नॉट ग्लोबिन, इट्स गॉबलिन। गॉबलिन मोड जो है इसका वर्ड ऑफ द, तो ये गॉबलिन मोड का मतलब क्या है ये जान लीजिए। गॉबलिन मोड क्या होता है, ये एक प्रकार का व्यवहार होता है जिसमें व्यक्ति बिना किसी अफसोस के वो आलसी, मैला कुचैला या लालची हो जाता है, और आमतौर पर ये एक तरह से सामाजिक मानदंड जो अपेक्षाएं होती हैं उनको अस्वीकार करता है। ये मतलब होता है गॉबलिन मोड का, जो ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 रहा। फिर हम देखते हैं जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स। देखिए,
इस प्रश्न में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट से संबंधित हमें स्टेटमेंट्स देखने हैं। पहला कहा गया है कि 2004 में इसको भारत सरकार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इस रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया कि जो एससी स्टेटस है ये कम्प्लीटली डीलिंक कर दिया जाए रिलीजन से एंड बी मेड रिलीजन न्यूट्रल लाइक एसटीज। ठीक है, क्योंकि जो एससी स्टेटस है ये हिंदुइज्म में भी दिया जाता है और कौन से रिलीजन में दिया जाता है, और बाकी रिलीजन में जैसे कि सिखिज्म में भी दिया जाता है और मुस्लिम रिलीजन में भी दिया जाता है एससी स्टेटस, राइट। तो इसको रिलीजन न्यूट्रल बना दिया जाए एसटीज की तरह। और तीसरे में क्या कहा गया है, इट हैड रिकमेंडेड परमिटिंग दलित्स who converted into Islam and Christianity to avail scheduled caste status। यानी कि इसके अंतर्गत कहा गया कि जो दलित्स क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं उनको स्केड्यूल कास्ट स्टेटस के जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सके। तो कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा सही है? इस क्वेश्चन में जो हमारा स्टेटमेंट सही है वो दोनों ही होंगे, तीनों ही हैं बेसिकली, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राइट। इसमें कहा गया है कि जो शास्त्रा रामानुजन प्राइज है 2022 का, ये यूंकिंग टांग इनको दिया गया और ये असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले यूएसए में। तो ये भी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कहा गया है एनजीटी ने डायरेक्ट किया है कि सुका पाइका जो रिवर है इसको रिवाइव किया जाए। तो ये कहाँ पर फ्लो करती है सुका पाइका रिवर, कौन से स्टेट में? तो ये हमारी फ्लो करती है ओडिशा में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। कहा गया है रिसेंटली एक डेटा के अनुसार जो गवर्नमेंट के द्वारा शेयर किया गया, लगभग 69% हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडर इट इन रूरल इंडिया आर ईदर होली और जॉइंटली ओन्ड बाय विमेन। यानी कि 69% जो रूरल एरियाज में इसके अंतर्गत घर बनाए गए हैं वो कंप्लीटली या फिर जॉइंटली किसके द्वारा ओन किए गए हैं? महिलाओं के द्वारा। और ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए बिल्कुल सही है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा गलत है क्योंकि ये 2016 में लॉन्च की गई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है तो इसका ईयर हमको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है शुगर सीजन जो अक्टूबर सितंबर 2021-22 का था, इसमें इंडिया जो है ये इमर्ज हुआ वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ शुगर, और इंडिया करेंटली वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है क्योंकि वर्तमान में इंडिया जो है ये दूसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर है, ना कि पहला। कौन सा है? दूसरा। फिर अगला देखते हैं। कहा गया है ऑथर एनी अर्नॉक्स, इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है लिटरेचर में 2022 के। ये कौन से देश से हैं ये बताना है। कई बार कंट्रीज पूछ ली जाती हैं विनर्स की, तो उनको भी आप ध्यान से देखिएगा। तो इनकी ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है फ्रांस को, ए ऑप्शन। देन यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 2022 को टू प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबिलिटी इन द इंडस्ट्री। कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है 2022 को? तो इन्होंने डिक्लेयर किया है 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर क्या दिया हुआ है? कहा गया है कॉमर्शियल जो ग्लास है ये किस चीज़ से बना होता है? सैंड, लाइमस्टोन, सोडियम कार्बोनेट। तो ये इन तीनों के ही मिश्रण से बना होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला दिया हुआ है मोधेरा विलेज जो है ये डिक्लेयर किया गया इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज। ये किस स्टेट में है? कौन सी स्टेट में है ये है हमारा महाराष्ट्र में, ऑप्शन महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, किसी और टेस्ट सीरीज में किया है शायद हमने, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज है, ये सिचुएटेड है गुजरात में, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है? ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है। ये काउंटर कर रहा है दिल्ली एनसीआर की डिट्रॉइटिंग एयर क्वालिटी को, इसके लिए बेसिकली ये प्रोग्राम लाया गया है। उसके बाद क्या कहा गया है कि ये जो प्रोग्राम है ये फॉर्मुलेट किया गया है एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा, और
दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर 2019 में। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ए है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। ये 2017 में इनके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया प्रोग्राम है। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, कहा गया है पीएम मोदी ने ले किया फाउंडेशन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का इन सिविल हॉस्पिटल असवरा, अहमदाबाद में जो है। और ये जो नया सिविल हॉस्पिटल असरवा है बेसिकली, ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा कंट्री में जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि साइबर नाइफ, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर सेकेंड यूएन जियोस्पैटियल इंटरनेशनल कांग्रेस, ये कहाँ पर हुई, तो ये हुई हमारी हैदराबाद में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर देखते हैं आईएमएफ ने रिलीज किया है लेटेस्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा है इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है थ्राइस अ ईयर बाय आईएमएफ, तो दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये ट्वाइस अ ईयर रिलीज की जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, फिर लिखा है, देखिए इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये कैलकुलेट किया जाता है 100 पॉइंट स्केल पर, और ये रिफ्लेक्ट करता है सीवियरिटी ऑफ हंगर को। 0 का मतलब होता है बेस्ट स्कोर और 100 का मतलब होता है वर्स्ट स्कोर। ये प्रिपेयर किया जाता है यूरोपियन एनजीओज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, दोनों बिल्कुल सही हैं, तीनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर क्या दिया हुआ है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है इन्होंने रिसेंटली अटेंड की थी इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल कमेटी, तो ये कहाँ पर आयोजित हुई, बेसिकली कहाँ पर इन्होंने इसको अटेंड किया है, इसको इन्होंने अटेंड किया है वॉशिंगटन डीसी में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर हम देखते हैं जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, ये अपॉइंट हो रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, तो ये चीफ जस्टिस हैं 50वें नंबर के, कौन से नंबर के, 50th, बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। उसके बाद सेकेंड इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुआ है ये बताना है, तो ये ऑर्गेनाइज हुआ गांधीनगर में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन को विद कामिकाजे ड्रोन्स, जो ये कामिकाजे ड्रोन्स हैं ये किस कंट्री के हैं, तो ये किस कंट्री के हैं, तो अगर आपको नहीं भी बताया तो थोड़ा सा आप आइडिया, अगर आपको जियो पॉलिटिक्स का है तो आप लगा सकते हैं आइडिया और इसका आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद एनुअल इंटरनेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड हेल्थ समिट 2022, ये कहाँ पर हेल्ड हुई, ये हेल्ड हुई है हमारी ऑप्शन ए बर्लिन में। ठीक है, देन देखिए इसमें क्या कहा गया है, जर्मन चांसलर ने अक्यूज़ किया है रशिया को ऑफ यूजिंग स्कॉर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स इन यूक्रेन। अब इसका मतलब क्या है, पहले में कहा गया है ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, इसके अंतर्गत वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दी जाती है जो एनिमी के प्रयोग में आ सकती है, जैसे कि एनर्जी सप्लाईज, ब्रिजेस, प्रोविजन स्टोर्स, एग्रीकल्चर फीड्स, रोड, रेलवे, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरे में लिखा है ये जो डिस्ट्रक्शन है इट कुड बी कैरिड आउट बाय द एनिमी और बाय द रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ अ कंट्री विच डज नॉट वांट इन्वेडर्स टू यूज इट्स रिसोर्सेज, कि कोई अगर आर्मी वापस जा रही है और वो नहीं चाहती कि उसके रिसोर्सेज को इन्वेडर्स यूज़ करें तो भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो दोनों बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके देखिए इसमें क्या कहा गया है, लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मिशन लाइफ से संबंधित दोनों स्टेटमेंट्स हैं। फिर कहा गया है जो कॉन्सेप्ट है लाइफ का, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था COP27 ग्लासगो में, तो ये गलत है क्योंकि ये COP27 ग्लासगो में नहीं हुई थी, कौन सी हुई थी, COP26। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा केवल। ठीक है, और इसको COP26 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बुकर प्राइज जो वर्ल्ड का लीडिंग लिटरेरी अवार्ड है, ये सिंगल वर्क ऑफ फिक्शन के लिए दिया जाता है और ये फाउंड हुआ था यूएसए में 1969 में। तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है क्योंकि ये यूके का अवार्ड है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है उत्तर प्रदेश ने बैक की है फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु सेकेंड और थर्ड पे आए हैं, और महाराष्ट्र ने 5 स्पेशल कैटेगरी अवार्ड्स जीते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है,
गुजरात ने 5 स्पेशल कैटेगरी अवार्ड जीते हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। किस कंट्री ने पीस टॉक्स किए हैं टिग्रे फोर्सेस के साथ? तो ये टिग्रे फोर्सेस कहाँ की हैं जिनके साथ शांति वार्ता हुई है? तो ये हुआ है हमारा, ऑप्शन करेक्ट होगा ए, इथियोपिया। ठीक है। देन मेजर कैंपेन्स ऑफ यूएनईपी, इसके अंतर्गत कौन कौन से कैंपेन्स जो दिए हुए हैं वो यूएनईपी के द्वारा करवाए गए हैं? बीट पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और वाइल्ड फॉर लाइफ। कौन सी कैंपेन्स हैं? सारी सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला दिया हुआ है, इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है ये 2014-15 से 21-22 के बीच में 59% ग्रो हुआ है। और लिखा है इंडिया की जो ट्रेड इक्वेशन है चाइना के साथ ये डिक्लाइन हुई है इन रीसेंट ईयर्स। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा? देखिए, अगर आप जियोपॉलिटिक्स देखते हैं और रिसेंटली आप इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, उनको देखते हुए आपको लगेगा कि पहला वाला गलत है, क्योंकि इसके बाद से हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की भी बातें की गई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि पहला अगर सही है तो डिक्लाइन कैसे हुए इक्वेशन, ये इम्प्रूव हुई है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इसने रिसेंटली एक हिंदी टीवी चैनल को फाइन किया क्योंकि इन्होंने जो डिबेट हो रहा था हिजाब का, इसको एक कम्युनल इशू बना दिया, ना कि, और इन्होंने जो गाइडलाइंस हैं उनसे अडेयर नहीं किया, इसको एक सांप्रदायिक मुद्दा बनाकर बहस को पेश किया। तो वो कौन सा चैनल था? वो चैनल था न्यूज़ 18, ऑप्शन ए। उसके बाद कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है एमिशंस गैप रिपोर्ट 2022? तो ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। फिर क्या लिखा हुआ है, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? ये किया गया है चेन्नई में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, आरबीआई ने साइन किया है करेंसी स्वैप अग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ अंडर सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क? तो ये कौन से कंट्री के साथ किया गया है? ये किया गया है मालदीव्स के साथ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, एक इंडियन ओरिजिन टीचर है वीना नायर, इन्होंने रिसीव किया है प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स। ये कहाँ की हैं, किस देश को बिलोंग करती है? इंडियन ओरिजिन की है, लेकिन ये इंडिया में नहीं रह रही है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, डी करेक्ट होगा। आगे दिया हुआ है कुछ, देखिए, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड, इसको रिलीज़ किया गया है एक एनजीओ के द्वारा। इसमें इंडिया ने सबसे ख़राब परफॉर्म किया है विद द वाइडेस्ट जेंडर गैप। कितना है? 40.4% का। इसलिए इंडिया ने एशिया पैसिफिक में सबसे ख़राब परफॉर्म किया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरे में कहा गया है जो इंडियन वेमेन है इनका 15% दे आर लेस लाइकली टू ओन अ मोबाइल फ़ोन एंड 33% लेस लाइकली टू यूज़ मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज दैन मेन। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, ये एनजीओ का डेटा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। फिर क्या दिया हुआ है, टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए, अब हमें बताना है वो कौन सी इंडियन नेवी शिप्स हैं जो बांग्लादेश पहुंची हैं पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में, जो बांग्लादेश की नेवी के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। तो कोची, कावरत्ती और सुमेधा, ये तीनों ही पहुंची हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कमीशन्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट विद 600 मेगावाट कैपेसिटी। कहाँ पर किया है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है इन्होंने 600 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया है? तो कहाँ पर किया है? जैसलमेर में। ठीक है, ए करेक्ट होगा। आखिरी प्रश्न पे आ गए हैं हम। आखिरी क्या प्रश्न है, नेशनल लीगल सर्विसेज डे ये ऑब्जर्व होता है कौन से डेट को, ये बताना है हमको। तो ये 9 नवंबर को होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राइट, तो इसके साथ हमने ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उसको रिजॉल्व करने का।
थैंक यू सो मच।